लास्ट क्लास में हमने आपका देखा था कि जब आपके आर्च के ऊपर एक पॉइंट लोड मूव कर रहा है तो फॉर दैट केस आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आता है और कहाँ पर आता है ना। आज हम आपका देख लेते हैं, अगर आपका एक यूडीएल मूव करता है किसी आर्च के ऊपर 3 इंच पैराबोलिक आर्च के ऊपर, तो फॉर दैट केस आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो सेम ही प्रोसेस रहेगा आपका जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, और सेम ही तरीके से करने वाले हैं इसका डेरिवेशन, या फिर जो क्वेश्चन है आपका ये है ना, बस कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी। जैसे आपका यूडीएल में क्या करते हैं हम, यूडीएल में आपका जो आपका आईएलटी बनता है उसमें लोड की मल्टीप्लाई हम करते हैं एरिया से, है ना। एंड पॉइंट लोड में हम क्या करते हैं, आपका लोड की मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डिनेट से। ठीक है, बस यही डिफरेंस आएगा आपका। तो सबसे पहले आपका बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट का आईएलटी जो बनता है 3 इंच पैराबोलिक आर्च का, वो हम बना देते हैं। तो सबसे पहले एक आर्च बना देते हैं आपका 3 इंच पैराबोलिक आर्च। ये आपकी एक 3 इंच पैराबोलिक आर्च जिसकी जो स्पैन की लेंथ है वो कैपिटल एल है एंड जो राइज है दैट इज़ स्मॉल एच। ठीक है, तो इसका अगर हम आपका किसी एक पॉइंट के लिए, हमें पता तो है कि इसका बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर मैक्सिमम आने वाला है, तो लेट सपोज हमने एक डी पॉइंट मान लिया जहाँ पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, और इस डी पॉइंट की लोकेशन फ्रॉम ए सपोर्ट आपकी हमने जेड मान ली है। ठीक है, डी पॉइंट की लोकेशन जेड है और वर्टिकल डिस्टेंस को हमने वाई डी मान देते हैं। ओके, ये आपका बी सपोर्ट है और ये आपका सी पॉइंट है। तो अगर आपका इस आर्च में एक यूडीएल है, वो मूव कर रहा है ऑफ डब्ल्यू इंटेंसिटी। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी हम मान लेते हैं डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर, राइट। तो सबसे पहले आपका आईएलटी ड्रॉ कर लेते हैं आपका बेंडिंग मोमेंट के लिए। बेंडिंग मोमेंट एट डी के लिए आपका आईएलटी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने कल भी देखा था आपका क्या होता है आईएलटी, 2 ट्रायंगल से मिलकर बनता है आपका। ठीक है, एक ट्रायंगल आपका डी के नीचे बनेगा जहाँ पे आपका पॉइंट है, और एक ट्रायंगल आपका बनेगा सी के नीचे और एच वाई वाला, है एच वाई टर्म के लिए। तो ये 2 ट्रायंगल बनते हैं आपका। जो आपका डी पॉइंट होता है इसके नीचे जो आपको यहाँ पे ये ऑर्डिनेट की वैल्यू मिल रही है, ये होती है आपकी जेड एल माइनस जेड अपॉन एल। और फॉर पैराबोलिक आर्च आपका सी के नीचे भी आपको सेम वैल्यू मिलती है जेड एल माइनस जेड अपॉन एल। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के ऑर्डिनेट की वैल्यू इतनी है। क्लियर है? तो अब मैं इन ट्रायंगल्स के नाम दे देता हूँ ताकि आपका ईजी रहे इसे सॉल्व करना। ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, इस पॉइंट को मैंने आपका डी मान लिया, इसको सी मान लिया, और ठीक है यहाँ पे जो नीचे वाला पॉइंट है इसको मैंने आपका डी डैश मान लिया। ठीक है, और सी के नीचे वाले पॉइंट को मैंने आपका सी डैश मान लिया है, राइट। ठीक है, तो जो आपकी ये लेंथ है इन ऑर्डिनेट्स की सेम लेंथ है, दैट इज़ जेड एल माइनस जेड अपॉन एल। ठीक है, हाइट आपकी दोनों ट्रायंगल्स की सेम है। तो हमें आपका निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो आपको पता है जो आपका ये वाला ट्रायंगल का ऊपर वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव देता है आपको, और ये वाला नेगेटिव देता है। तो पॉजिटिव वाला आपका कब मिलेगा, जब आपका लोड इस पॉजिटिव के ऊपर होगा पूरा, है ना। अगर आपका लोड इस डिस्टेंस तक, जो आपकी ये डिस्टेंस ज़्यादा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यहाँ तक अगर आपका लोड लगा है बीम में, तो आपको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिलता है। ठीक है, राइट। जो आपका ये पॉइंट है
इस पॉइंट तक आपका पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है बेंडिंग मोमेंट की, तो आपका जो यूडियल है वो आपका इस पॉइंट तक अगर आपका है बीम में, तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है पॉजिटिव वाला। और अगर आपका इसके बाद है अगर आपका, तो फिर आपको नेगेटिव मूवमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं क्योंकि ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को हमने आपका ई नाम दे दिया है। ठीक है, जहाँ पे आपके दोनों ट्रायंगल मीट कर रहे हैं, और इसके नीचे वाला पॉइंट जो है उसको हमने ई डैश मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशंस देख लो। अगर आपका मैं पूछूँ कि आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो अगर आपका पॉजिटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो फॉर दैट केस आपका जो लोड है वो इस ई पॉइंट तक होना चाहिए। ये ई पॉइंट आपका डी और सी के बीच में कहीं पे होगा। तो अगर आपका लोड इस ए से लेके ई पॉइंट तक लग रहा है, तो आपको मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगा, है ना, क्योंकि इसके नीचे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। और अगर आपको मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट चाहिए, तो फॉर दैट केस आपका जो लोड है वो आपका ई से लेके बी पॉइंट तक लगना चाहिए। मतलब ये आपका होना चाहिए स्पैन में, ई से लेके बी तक, क्योंकि यहाँ तक आपको नेगेटिव मूवमेंट मिल रहा है। क्लियर हो गया? लोड पोजीशन क्या होनी चाहिए आपके पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट के लिए? क्लियर है? बताओ फटाफट से। हाँ हाँ नरेश। ई के लेफ्ट हैंड साइड हम लोड को प्लेस करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, हाँ। और राइट हैंड साइड करेंगे तो नेगेटिव ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि आप देख सकते हो ई के लेफ्ट हैंड साइड आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है ना, पॉजिटिव आपका ILD है, और ई के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आपका क्या है, नेगेटिव है। तो आपका अगर लोड राइट हैंड साइड पुट करोगे तो आपको नेगेटिव मोमेंट मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले आपका मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट कैलकुलेट करने का मतलब है कि आपका लोड हमने कहाँ पे प्लेस किया है, ए से लेके ई तक प्लेस किया है, राइट। दैट मीन्स आपका लोड कहाँ तक है, आपका ए से लेके ई तक आपका लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमको आपका ये एरिया चाहिए टू कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। हमें क्या चाहिए, आपका ये वाला एरिया चाहिए, ADE वाला। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पता है जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है, यूडियल की इंटेंसिटी W मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ILD। फॉर यूडियल केस आपका एरिया निकालते हो आप, राइट। यूडियल में अपना एरिया मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपका जो ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है जो आपको ये दिख रहा है, जो मैंने शेड किया है आपका अभी, इस वाले एरिया आपको चाहिए होगा, ये एरिया चाहिए आपका। इसके नीचे वाला तो अब तो कैंसिल आउट हो रखा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो रखे हैं। तो ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये आपको ट्रायंगल का एरिया चाहिए होगा। तो ये आपको अभी नहीं पता है, तो ये आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आपका बेंडिंग मोमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी को कोई आइडिया है? तो ये मुझे बता सकता है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, नॉर्मल ज्योमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी हमको। किसी ट्रायंगल के एरिया में से किसी और ट्रायंगल के एरिया को माइनस करके कुछ ऐसे करके निकालना पड़ेगा। तो बताओ कोई आइडिया किसी का, कैसे निकालें इसको? सर DAB से EAB को घटा देंगे। DAB से हम EAB को हटा देंगे। हाँ, ये कर सकते हैं। तो हम DAB का एरिया तो निकाल सकते हैं, क्योंकि DAB का हमें हाइट पता है, पर हमें EAB का हाइट अभी नहीं पता है ना? सही कह रहा हूँ मैं? तो Y निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल सही। देखो, आपने सही बताया। आपका जो आपका पहले एरिया निकालते हैं ADE का, तो एरिया AD का कैसे निकलेगा आपका? हम क्या करेंगे, ट्रायंगल निकालेंगे, ट्रायंगल ADB का, और उसमें से माइनस कर देंगे आपका ट्रायंगल AEB का एरिया, राइट। तो हमको आपका ADE का एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आपका ADB का तो आप निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि आपको ADB की हाइट पता है, दैट इज़ ZL - Z/L। बट आपको AEB की हाइट अभी नहीं पता है, राइट। तो ट्रायंगल AEB की हाइट निकालने के सबसे पहले आपको उसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, तभी आपका एरिया निकल पाएगा। अब जब आपका ट्रायंगल AEB है, इसकी हाइट क्या है आपकी, EE डैश, राइट। जो आपको इस हाइट दिख रही है यहाँ पर, E से लेके E डैश वाली हाइट। ठीक है, तो आपको EE डैश निकालना पड़ेगा, EE डैश, इसको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं?
इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे आपके ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपके, और सिमिलर ट्रायंगल आपने देखा ही है, वैसे निकाल के देखते हैं इसको। तो दिक्कत हमें ये है यहाँ पे, जो आपके मेन कंसर्न ये है, आपको ए से लेके डी डैश तक की डिस्टेंस पता है जेड, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पता है, और ए से लेके आपको सी डैश तक की डिस्टेंस पता है l/2, ठीक है। बट आपको ए से लेके ई डैश तक की डिस्टेंस नहीं पता है, राइट। और सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी के लिए आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए बेस वाली, तभी आप हाइट निकाल सकते हो। तो अभी आपको ए ई डैश नहीं पता है, दैट इज़ ए ई डैश भी आपका अननोन है आपका। तो डायरेक्ट आपका सिमिलर ट्रायंगल भी आप एकदम से नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपको बेस ही नहीं पता है, तो आप हाइट कैसे निकालोगे, है ना। तो हम देखते हैं आपका Yes, sir. हाँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका ई डैश को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। आपका ई डैश को हम आपका दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक आपका हम सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं डी डैश वाली साइड से, है ना। आपको डी डैश पता है तो आप वहाँ से भी ई डैश को निकाल सकते हो, और आपको सी डैश भी पता है तो आप वहाँ से भी ई डैश को निकाल सकते हो। तो हम दोनों ही जगह से निकालते हैं, दोनों की तरीके से निकालते हैं, एंड फिर उन दोनों को कंपेयर करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने आपका कौन सा ट्रायंगल लिया, ACC Same. डैश वाला ले लिया, ठीक है। दिख रहा है आपको ACC डैश ट्रायंगल, आई होप दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। तो ACC डैश आपको ट्रायंगल दिखा, वहाँ से आपको ई डैश की वैल्यू निकाल दो। तो ई डैश की वैल्यू क्या होगी, ई डैश अपॉन ए डैश इक्वल टू CC डैश अपॉन AC डैश, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या पता है, अब यहाँ से ई डैश की वैल्यू निकाल दो। तो ई डैश विल पे इक्वल टू CC डैश अपॉन AC डैश मल्टीप्लाई बाय AE डैश, ठीक है। सही लिख दिया मैंने आपका। फिर मैं आपका दूसरे ट्रायंगल से भी निकाल सकता हूँ ई डैश, ट्रायंगल डी डैश। फ्रॉम दिस ट्रायंगल भी आपका मैं ई डैश को निकाल सकता हूँ। आपको दिख रहा है B पॉइंट, D पॉइंट एंड D डैश। फ्रॉम हियर आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट ई डैश। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ई डैश अपॉन BE डैश इक्वल टू DD डैश अपॉन BD डैश। तो यहाँ से आप ई डैश निकाल दो। तो ई डैश विल बी इक्वल टू DD डैश अपॉन BD डैश मल्टीप्लाई बाय BE डैश, ठीक है। तो आपने ई डैश की दो वैल्यूज़ निकाल दी यहाँ पे 1 एंड 2। तो आपकी ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी, तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं। तो देयरफॉर CC डैश अपॉन AC डैश मल्टीप्लाई बाय AE डैश इक्वल टू DD डैश अपॉन BD डैश मल्टीप्लाई बाय BE डैश, ठीक है। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे इनकी हमें कुछ वैल्यूज नोन हैं, ठीक है। बेसिकली हम आपका ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ से हम आपका AE डैश को निकाल सकते हैं। AE डैश आपका चाहिए होगा EE डैश को निकालने के लिए, राइट। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। CC डैश का आपका फॉर्मूला क्या है, ZL माइनस Z अपॉन L, ठीक है। ये आपका CC डैश है, और AC डैश आपका कितना है, L/2 है मल्टीप्लाई बाई AE डैश, ठीक है। DD डैश भी आपका सेम है, ZL माइनस Z अपॉन L। एंड BD डैश कितना होगा आपका, एक बार चेक कर लो आप डायग्राम में। BD डैश आपका कितना होगा, ये आपका L माइनस Z हो जाएगा, राइट। ये डिस्टेंस आपकी L माइनस Z होगी। तो BD डैश आपका कितना होगा, L माइनस Z हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई BE डैश। अब आपका ये BE डैश भी आपका अननोन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया BE
डैश, ठीक है। बी ई डैश भी हमें अननोन है, इसकी वैल्यू नहीं पता है आपका बी ई डैश की वैल्यू, ओके। तो यहाँ तक आपकी इक्वेशन हमने लिख दी। अब आपका जो ये अननोन से इसको एक तरफ ले आते हैं तो आपका ए ई डैश अपॉन बी ई डैश मिल जाएगा, राइट, इक्वल टू, अब देखो जो आपके ये सेम है इनको हम काट सकते हैं, आपका जो जेड एल माइनस जेड है ये आपका कट जाएगा इस तरफ से, है ना, ये डिवाइड में जाएगा तो आपका कट जाएगा, तो इस तरफ आपको मिलेगा एल बाई टू अपॉन एल माइनस जेड, ये मिलने वाला है। इस टू को आप नीचे लिख लो, ऊपर से हटा दो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इक्वेशन मिल चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो यहाँ पे हमें आपका ई डैश निकालना है, तो इसके लिए हम आपका एक यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है इस फ्रैक्शन की उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ हम क्या करेंगे, आपका डिनोमिनेटर में आपके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, आपका ए ई डैश इक्वल टू बी ई डैश में आपका मैंने न्यूमरेटर ऐड कर दिया है ए ई डैश को, तो सेम मुझे आपका इक्वल टू के इस तरफ भी करना पड़ेगा, एल अपॉन टू एल माइनस जेड प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपका, यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में आपका डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर करा है, और इससे आपका कुछ चेंज नहीं आता है, आप इसको चेक भी कर सकते हो, एग्जांपल लेके देख लो। जैसे आपका 2/5 है इक्वल टू 4/10 है, दोनों इक्वल तो होंगे आपके फ्रैक्शन ये, तो अगर मैं आपका न्यूमरेटर में ऐड कर देता हूँ, डिनोमिनेटर में आपका न्यूमरेटर ऐड कर देता हूँ, तो 2/7 हो जाएगा और नीचे 4/14 हो जाएगा, तो अभी भी ये दोनों इक्वल ही रहेंगे, है ना। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ आप करने से क्या फ़ायदा मिला मुझे, आपका ये आपका ई डैश रहेगा और आपका बी ई डैश प्लस ए ई डैश, यहाँ पे चेक करो आप डायग्राम में, बी ई डैश अपॉन ए ई डैश कितना है आपका, एल है, राइट। तो मैं आपका जो ये बी ई डैश प्लस ए ई डैश है इसको मैं आपका एल लिख सकता हूँ, इक्वल टू एल अपॉन 2l माइनस 2z प्लस एल, ठीक है। यहाँ से आपका ए ई डैश मिल गया आपको, ये आपका एल ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एल स्क्वायर अपॉन 3l माइनस 2z, तो यहाँ से मुझे आपका ए ई डैश मिल गया। क्लियर है सभी को? ठीक है सभी को, ए ई डैश मिल गया। तो क्या ए ई डैश मैंने निकाला, अब मुझे आपका ए ई डैश मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने आपका ए ई डैश निकाल दिया है, अब मैं इसकी हेल्प से आपका ए ई डैश को निकाल सकता हूँ। देखिए तो मैंने आपके दो फॉर्मूले लिखे हैं ए ई डैश के, तो जिसमें आपका ए ई डैश है ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला, इसमें आप ए ई डैश की वो वैल्यू पुट कर दो, आपको ए ई डैश मिल जाएगा, ठीक है। तो ए ई डैश कितना था आपका, ए ई डैश था आपका सी सी डैश अपॉन ए सी डैश मल्टीप्लाई बाई ए ई डैश। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट कर दो, सी सी डैश इज़ जेड एल माइनस जेड अपॉन एल, ए सी डैश इज़ एल बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर अपॉन 3l माइनस 2z, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दोगे आप लोग, ठीक है। तो ये आपका आएगा, देखो यहाँ से l से आपका ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और इस वाले l से आपका ये l कट जाएगा, तो ये 2 पर जाएगा आपका, तो 2z l माइनस z अपॉन 3l माइनस 2z, ये आपको ई ई डैश की वैल्यू मिल रही है। तो आप देख सकते हो हमें केवल एरिया निकालने के लिए कितनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना। तो इसलिए आपका क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा कम भी पूछे जाते हैं। आपका ऐसा केसेस कि आपका यूडियल एक्ट कर रहा हो तो ऐसे क्वेश्चन कम ही मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, पर आ सकता है, इसलिए हम इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका ई ई डैश आ गया है, अब आप ई ई डैश की हेल्प से आपका ट्रायंगल ए ई बी का एरिया निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो अब आपका हम सॉल्व कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट को। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी विल बी इक्वल टू W इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, ठीक है। तो आपका जो ट्रायंगल ए डी बी है, ए डी बी का एरिया क्या होगा आपका, हाफ बेस तो आपका एल बाई एल ही रहेगा आपका,
इंटू जो हाइट है इसकी कितनी है वो आपकी जेड एल माइनस जेड अपॉन एल। ठीक है, देख लो, अगर आपको एक बार डायग्राम में देखना है तो देख सकते हो आप। ए डी बी का जो आपका हाइट है वो जेड एल माइनस जेड अपॉन एल है और बेस आपका एल है। और जो आपका ए ई बी ट्राइंगल है इसका बेस तो एल है और हाइट हमने अभी निकाली है ई ई डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर लो इसको, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस आपका सेम है एल और हाइट आपकी जो आपने निकाली है ई डैश 2z एल माइनस जेड अपॉन 3l माइनस 2z। सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए, तो करो सिंप्लीफाई फटाफट से। यहाँ से एल से आपका एल कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से जेड एल माइनस जेड आपका कॉमन है तो आप इसे बाहर ले सकते हो, तो डब्लू जेड एल माइनस जेड आपका बाहर आ जाएगा। एंड 2 भी आपका कॉमन है, 2 भी आपका बाहर आ सकता है, तो 2 को भी आप बाहर ले लो। तो जो आपका अंदर बच रहा है, क्या क्या बच रहा है, इस तरफ तो आपका कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, 1 माइनस एल 2l अपॉन 3l माइनस 2z। ठीक है, यही मिल रहा है आप लोगों को। अब आप इसको सॉल्व कर लो, अंदर एलसीएम वगैरह लो इसका, तो आपका ये मिलेगा 3l माइनस 2z माइनस 2l अपॉन 3l माइनस 2z। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप लोग तो ये आपको मिल रहा है w अपॉन 2 जेड एल माइनस जेड, और ये आपका 3l में से माइनस 12 हो जाएगा तो आपका l बचेगा l माइनस 2z डिवाइडेड बाय 3l माइनस 2z। ठीक है, ये आपको मिल रहा है। और अभी हमें आपका इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो चाहो तो आप इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z। तो इसको थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई कर दो। जो आपकी ऊपर वाली टर्म है इसको आप क्या कर सकते हो, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों को। ठीक है, तो आपका ये मिलेगा इससे जैसे हाँ नरेश क्या बोल रहे हो? सर 3l से 2l कट के l माइनस 2z नहीं रहेगा क्या ऊपर? हाँ, तो वही तो लिखा है मैंने l माइनस 2z। अच्छा, ये बाहर का है l माइनस z। हाँ, ये l माइनस z आपका बाहर का है, बाहर भी तो एक टर्म है ना आपकी। ठीक है, तो हमें अभी इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना है आगे जाके z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं आपका इसको ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, ताकि मुझे हेल्पफुल रहे बाद में। तो आप ये मल्टीप्लाई वर्क कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आपका यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ। आपका अंदर बचेगा एल स्क्वायर जेड माइनस 3l जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3l माइनस 2z। तो ये आपके फर्दर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन कैलकुलेट कर दी, पर ये आपको इक्वेशन मिली है। अब ये मैक्सिमम कहाँ पे होगा उसके लिए क्या करने वाले हैं हम, आपका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू z और इसको पुट कर देंगे इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, dm बाई डी जेड इक्वल टू 0। तो आपको ये इक्वेशन को डिफ्रेंशिएशन करना होगा, है ना। तो कितने बच्चे हैं जो कई इसको डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, एक बार मुझे बताओ ज़रा, माइक खोल के अपने अपने। इस टर्म को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कितने बच्चे हैं जो इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं? यस सर। कौन को नाम बताओ? नरेश कर देगा और सत्यम कर देगा, और बताओ इसके अलावा साहिल, राजेश कर सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएशन। अमन कर सकते हो? यस सर। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि आपका जो ये सब्जेक्ट है इसमें मैथमेटिक्स भी आपको आनी चाहिए, है ना। वो डिफ्रेंशिएशन वगैरह कई बार आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला भी आ जाता है ना। डिफ़िकल्ट तो नहीं है, ये भी सिंपल डिफ्रेंशिएशन है। अगर डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे होते मैथ्स में तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता, बट वो यहाँ पे आ गया तो आपको मे भी बहुत बच्चों को दिक्कत आ सकती है इसमें, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूलेस वगैरह याद होने चाहिए डिफ्रेंशिएशन के।
ठीक है, तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो आने के चांसेस कम है, बट स्टिल आपको सॉल्व करना आना चाहिए कैसे कैसे सॉल्व होता है। तो इट इज़ पॉसिबल कि आपका एक क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पे आपको W की कुछ वैल्यू गिवन हो। ऐसा बोला कि आपका 5 न्यूटन पर मीटर का एक यूडियल है जो आपका एक आर्च के ऊपर मूव कर रहा है, तो वहाँ पर आपको W की वैल्यू पुट करके सेम इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे मुझे बताओ फटाफट से। देखो W/2 तो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो ये आपका बाहर आ जाएगा, है ना, इसको तो ज़रूरत नहीं है लिखने के अंदर डिफ्रेंशिएशन के। फिर आपका d/dz ऑफ होल दिस। हाँ, तो नरेश क्या फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे, किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम आपका। सर फर्स्ट तो इसको रोकेंगे एल स्क्वायर जेड माइनस 3l z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर हाँ और 3l माइनस 2z का डिफरेंशिएट माइनस देखो चलो ठीक है, वो 3l। ठीक है, इतना लिखने बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ये पूछने जा रहा हूँ आपका कि आपको ये दिख रहा होगा ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, d/dx ऑफ u/v, है ना, जब आपके उसमें रहते हैं। यस सर, u अपन v। हाँ, तो फॉर दिस डिफ्रेंशिएशन आपका क्या फॉर्मूला होता है मुझे वो बता दो आप लोग। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ सकते हैं। सर जो न्यूमरेटर में होता है हाँ, u डॉट dv बाई dz u डॉट dv/dz, चलो x माना है यहाँ पे, x या लिख देते हैं। dx जो भी, हाँ हाँ। तो dx u डॉट dv बाई dx माइनस माइनस v डॉट du बाई dx अपॉन v स्क्वायर। अपॉन v स्क्वायर। सही है ये? बाकी बच्चे बताओ जरा, सही है फॉर्मूला? यस सर सही है। यस सर। पक्का सही है? एक बार चेक कर लो एक बार दोबारा से। एक आपका फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ u मल्टीप्लाई बाई v, है ना, दो फॉर्मूलेज होते हैं ये डिफरेंशिएशन के जो आपको पता होने चाहिए। सर एक क्वोशिएंट रूल का यही फॉर्मूला है सर। क्वेश्चन, हाँ, अगर आपका डिवाइड में है तो आपका ये फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला आपने सही बताया मुझे, बस एक थोड़ी सी गलती करी। ये आपका स्टार्टिंग में v होता है और बाद वाला u होता है। एम आई राइट? या u ही होता है? सर u ही होता है। नहीं, आपका जो u होता है वो ऊपर वाले फॉर्मूले में पहले v को होता रोक है। के u का होता है सर, उसके यहाँ पे माइनस में v होता है, v का। माइनस वाला आपका u होता है और पॉजिटिव वाला v होता है। तो आपने बताया तो सही था, बस थोड़ा सा गलत कर दिया और उससे आपको पूरा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ये एग्जैक्टली आपका सही फॉर्मूला होता है, ठीक है। v आपका पहले होता है और u बाद में होता है, ठीक है। तो इन फॉर्मूले को नोट कर लेना आपका। मैं इसका भी लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला क्या होता है आपका, u dv/dx प्लस v du/dx, ठीक है। तो इन फॉर्मूले को आप चाहो तो नोट कर लेना। सत्यम चेक कर लिया, सही है फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, या आपका वाला सही है? सर चेक कर रहा हूँ नोट्स में मैं। ठीक है, चेक कर लेना। आपका जो मैंने बताया आपको यही से सही फॉर्मूला है। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, याद नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे देखो W/2 तो आपका 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 0 से, ठीक है। तो W/2 लिखने की जरूरत नहीं है आपको नीचे, ठीक है। डायरेक्ट आप ये लिखो। तो सबसे पहले आपका v क्या है, 3l माइनस 2z। यहाँ पर आपका जो v है वो क्या है, 3l माइनस 2z। और जो आपका u है वो क्या है आपका, l स्क्वायर z माइनस 3lz स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ये आपका u है पूरा, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करो। सबसे पहले आपका v आएगा, दैट इज़ 3l माइनस 2z। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, तो u आपका क्या है, इतनी बड़ी टर्म है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा आपको इसका डिफ्रेंशिएशन, l स्क्वायर माइनस 3l मल्टीप्लाई बाई 2z, तो 6lz, 6lz है ना, प्लस 2z स्क्वायर है तो इसका क्या मिलेगा आपको, 4z मिल जाएगा। 4z। हाँ एक मिनट, 2z क्यूब है, सॉरी ये, ठीक है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया आपका स्टार, सॉरी, मैंने आपका ये देख के लिखा है ना, ये 2z क्यूब होगा आपका, ठीक है। इसे आप ठीक कर लेना, ये 2z क्यूब होगा आपका,
तो 2z क्यूब अगर आपका होगा वहाँ पे तो क्या डिफरेंशिएशन करके मिलेगा आपका फिर 3 2 6 मिल जाएगा आपको 6z स्क्वायर। 6z²। ठीक है, देन माइनस साइन आएगा आपका, फिर आपका नेक्स्ट टर्म आपका u आपका सेम रहेगा ऐसे ही l² माइनस 3lz² प्लस 2z क्यूब मल्टीप्लाई बाय, फिर आप v का डिफरेंशिएशन करोगे तो v का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको यहाँ से -2 मिल जाएगा, है ना। 3l का 0 रहेगा और -2z का -2 मिल जाएगा आपको, डिवाइडेड बाय 3l माइनस 2z का होल स्क्वायर, राइट। v का स्क्वायर होता है डिवाइड में आपका, और दिस इज इक्वल टू 0, ये आपका 0 के बराबर है, ठीक है। तो जब आपका 3l माइनस 2z स्क्वायर जो आपका डिनोमिनेटर में है, ये आपका इधर जाके 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बाकी आप इसे और सिंप्लीफाई कर दो, आपको जो 3l माइनस 2z है इसकी मल्टीप्लाई कर दो इस वाले से जो आपके दूसरी टर्म है, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका ये मिलेगा 3l³ माइनस 18l² प्लस 18lz² माइनस 2l² प्लस 12lz², आप इसे चेक कर सकते हो साथ में, माइनस 12lz² प्लस 2l² माइनस 6lz² प्लस 4z³ इक्वल टू 0, ठीक है। यही मिल रहा है आप सभी को, सही है। हमने आपका इनको मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपकी फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आपका ये माइनस यहाँ पे है इसको आपका इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो टर्म आपकी कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दो, जैसे कि आपका ये आपका 12lz² ये आपका कैंसिल हो रहा है इससे, है ना। इसके अलावा आपका ये 2l² आपका कैंसिल हो रहा है इस वाले टर्म से, ठीक है। और 18 वाला आपका हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है आपका 18 वाला, क्योंकि ये आपका नहीं हो रहा है। हाँ l² है आपका, वो lz² है, ठीक है। तो अब जो लिख बचे हैं उनको लिख लेते हैं आपका नीचे। तो सबसे पहले आपका z² वाला लिख लेते हैं, जो पे 4z² है, ठीक है। आपका कोई और z² है क्या? z³ है, सॉरी, और यहाँ पर है और z³ कहीं पे, एक मिनट में आपको चेक कर लो मैंने सही लिखा है, ठीक है। मैंने आपकी इक्वेशन देख के लिखी है तो कुछ गलती हो सकती है इसमें, तो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक थोड़ी गलती हुई है हमसे, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये आपका 12lz l² है, सॉरी lz² है, ठीक है। तो आप कुछ कर ही लोगे मल्टीप्लाई करना, तो आपको आता ही है, हमने टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट लिख दिया। और जो दूसरा वाला आपका ये 12z³ है, ठीक है। तो ये दोनों कट नहीं सकते हैं आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका z³ वाली टर्म को लिखते हैं। तो z³ आपके टर्म 2 है, एक आपके 12z³ है, एक आपका 4z³ है, तो आपका कितना मिलेगा? -8z³ मिल जाएगा आपको। देन आपका z² वाली टर्म है, उनको देख लेते हैं। तो z² वाली टर्म कौन कौन सी है आपकी? एक 18lz² है और आपकी एक 12lz² है, तो है ना। और कोई भी है? और कोई नहीं है ना। और आपकी एक 6lz² ये भी है। तो 18 प्लस 12 प्लस -6 कितना हो गया आपका? 24 हो गया, राइट। तो प्लस का 24lz², ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं आपका केवल z वाली, जिसमें आपका z⁻1 है। तो वो कौन कौन सी टर्म है आपके पास? आपकी एक ये बची है 18l² वाली, तो यही है केवल। तो -18l²z, फिर लास्ट में आपका जो केवल l वाली टर्म है जिसमें आपके z⁻0 है, तो ऐसी केवल आपके पास एक ही है, दैट इज़ 3l³। तो प्लस 3l³ इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको क्या मिल गई है? आपकी क्यूबिक इक्वेशन मिल गई है आपको, है ना।
मिली कि नहीं मिली है? तो एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गई। क्यूबिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है। बट हम यहाँ पे नहीं करते हैं क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व, क्योंकि ये अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, है ना, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करना। अगर आपका यहाँ पे z वगैरह हो तो तब कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट अगर आपके वैल्यूज़ वगैरह होगी तब आप सॉल्व कर लोगे, है ना। तो वैल्यूज़ अब जनरली आपकी गिवन रहती है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम, अगर आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है इसको, तो आप क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। जैसे आप, अगर आप यहाँ पे जो L है और जो आपका Z है, क्या कर सकते हैं, इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, तब भी आपको सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से। अदरवाइज अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड भी यूज़ कर सकते हो, है ना। वैल्यूज़ को पुट करके चेक करते रहो कि सही आ रही है नहीं आ रही है, राइट। तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो बट ट्रायल एंड एरर मेथड आपको काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका आता है उसे इफेक्टिवली यूज़ करना, तभी आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। अदरवाइज आप इसे कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो। तो इसे अगर कैलकुलेटर सर, ये तो 100 ms की कैलकुलेटर में होगा शायद। हाँ 100 वाले उसमें होगा ना आपका, ये नॉर्मल कैलकुलेटर में नहीं होगा, 81 ms वाले कैलकुलेटर में। तो सर अलाउड है सर 100 ms वाला? 100 ms नहीं, अब तो नहीं अलाउड है, हमारे टाइम पे तो अलाउड होता था। नहीं होगा तो फिर आपको सीखना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस कर लेना है, इसको ट्रायल एंड मेथड सॉल्व करने की, ठीक है। फिलहाल हम इसकी वैल्यू, है ना, इसकी जो वैल्यू आ रही है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों से आज ट्राई करना, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है Z की, वो मिल रही है आपको 0.234 L मिल रही है, ठीक है। ये आपकी Z की वैल्यू आपको मिल रही है। ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके। तो अगर आपको Z की वैल्यू मिल गई है तो आप इससे क्या कर सकते हो, अब आप अपना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। Z आपकी लोकेशन है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, है ना। तो अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो आप क्या करो, जो आपकी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन थी ऊपर, उसमें Z की वैल्यू को पुट कर दो। तो Z की वैल्यू अगर पुट करते हो उसमें, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ कितनी आ रही है। ये आ रही है आपकी 0.01883 WL²। ये आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है फॉर दिस केस, ठीक है। यहाँ पे ये सॉल्व करना है इसलिए भी डिफिकल्ट हो जा रहा है क्योंकि आपको वैल्यूज़ नहीं गिवन है, आपको यहाँ पे W की वैल्यू नहीं गिवन है, L की वैल्यू नहीं गिवन है ना। तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। जब आपका क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपका ये सब वैल्यूज़ गिवन होगी आपको, तो वहाँ पे थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी रहेगा सॉल्व करना। जैसे आपको यहाँ पे Z की वैल्यू अगर वहाँ पे पुट करते हो तो वो थोड़ा ईजी रहेगा आपका वहाँ पर आपको ऐसे W L वगैरह ये नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व कर दोगे। तो ये आपका मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? एक बार मुझे कंफर्म करो। काफी लेंदी प्रोसेस था सर। हाँ बिल्कुल, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, तो वही मैं क्या कह रहा हूँ आपको। ये तो सर एक क्वेश्चन आ जाएगा तो 1 घंटा ले लेगा। हाँ तो इसीलिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ही रेयरली मिलता है, मूविंग लोड का आपका आर्च वाला क्वेश्चन ना। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो तो मुझे बताना कि मूविंग लोड के कितने क्वेश्चन आए हैं। वैसे तो बहुत ही रेयरली आपका क्वेश्चन मिलता है मूविंग लोड का, जनरली आपका स्टैटिक लोड का मिलता है आर्च में। बट इफ़ इन केस आ गया तो आप उसे छोड़ के ना हो, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है आपका मूविंग लोड्स इन 3 हिंज आर्च, ठीक है। तो इसलिए डिस्कस कर दिया, है ना। आपने एक बार करा होगा तो आप अगली बार थोड़ा इफेक्टिवली जल्दी भी कर सकते हो। ऐसा तो कुछ इतना मतलब थोड़ा लेंदी हमने कभी समझा है इसको, इसलिए थोड़ा लेंदी लगा है। जब आप खुद से करोगे तो आप इतना समझ के थोड़ा ना करोगे एक एक स्टेप को, आप वहाँ पे स्पीड से करोगे, है ना। कुछ कैलकुलेशन डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर दोगे, तो इसलिए आपका थोड़ा छोटा ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अभी तो हमने आपका केवल मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट कैलकुलेट किया है, पॉजिटिव वाला कैलकुलेट किया है, नेगेटिव तो हमने बात करी नहीं अभी। तो नेगेटिव वाला जो आपका मोमेंट होगा वो आपका सेम टू सेम जो आपका ये है वही होगा। क्यों होगा, अच्छा चेक कर लेते हैं एक बारी। उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है आपका, वो सेम ही आने वाला है। अगर आप नेगेटिव ट्रायंगल जो आपका दिख रहा है नेगेटिव वाला है ना, इसका अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो क्या होगा वो आपका
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, राइट। और जो हमने यहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या क्या था आपका ए डी बी से माइनस किया था, है ना, ए ई बी को। यहाँ पे हम आपका ए सी बी से माइनस कर रहे हैं। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो ए डी बी है उसका एरिया आपका ए सी बी के बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका ए डी बी और ए सी बी का बेस सेम है दोनों का, और हाइट भी आपके दोनों की सेम है, राइट। ट्रायंगल ए डी पी यानी ए सी बी का दोनों का हाइट सेम है, बेस भी सेम है, तो दोनों का एरिया सेम रहेगा। तो आप यहाँ पे सेम ही एरिया मल्टीप्लाई करने वाले हो डब्ल्यू से, तो आपका जो नेगेटिव मोमेंट मिलेगा इस केस के लिए वो भी आपका सेम ही मिलने वाला है जो आपका पॉजिटिव मिला है, ठीक है। तो जो आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, वो आपका बराबर होगा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के, ठीक है। तो वो आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बताए सभी को समझ में आया क्वेश्चन? यस ठीक है। तो देखो इतने बड़े क्वेश्चन ऐसे जनरली आते नहीं है, आपका छोटी मोटी चीज़ पूछ सकता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपका इसी से रिलेटेड, वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, मैं नहीं करवाऊँगा उसको। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या कह रहा है आपका, असिमेट्रिक 3 इंच पैराबोलिक आर्च, एक पैराबोलिक आर्च आपका 3 इंच, ठीक है, 3 इंच है आपके। स्पैन 20 मीटर का है आपका, लेंथ कितनी है, 20 मीटर का स्पैन है आपका, और राइज आपका 3 मीटर का राइज है। इज सब्जेक्टेड टू अ 300 किलोमीटर कंसंट्रेटेड लोड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपका एक कंसंट्रेटेड लोड है जिसकी वैल्यू गिवन है आपको 300 किलो न्यूटन, राइट, और ये आपका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो आपको निकालना है डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट 5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। तो आपको मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालना है। कहाँ पे निकालना है? आपको सेक्शन यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, सेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है आपको 5 मीटर की डिस्टेंस पे फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट, यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पे आपको मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। एंड ऑल्सो डिटरमाइन द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑल्सो डिटरमाइन द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे आपसे 2 बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, एक आपका सेक्शन में पूछ रहा है और एक आपसे एब्सोल्यूट पूछ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आपको मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था आपको कि क्या दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब आपका हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पढ़ा था तो वहाँ पे इसका डिफरेंस आपको मैंने अच्छे से समझाया था। तो हमने अभी आपका जो जस्ट क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन में हमने आपका एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट निकाला है ना। हमें सेक्शन नहीं पता तो हमने पहले सेक्शन निकाला, जेड की वैल्यू निकाली पहले वहाँ पे हमने, राइट। अभी हमने आपके जेड की वैल्यू कैलकुलेट करी है, दैट मीन्स आपका सेक्शन हमने निकाला है, तो वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, साथ में आपसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंट पूछ रहा है एक सेक्शन में। आपको सेक्शन भी गिवन है 5 मीटर पे, राइट। तो आपको 2 केसेस के लिए निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग ये खुद से कर सकते हो या आपको मैं थोड़ा हिंट दूँ, थोड़ा आइडिया दूँ कैसे सॉल्व करना है? पहले तो मुझे बताओ नरेश सर, बता दीजिए इसको। थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कर लेंगे ठीक है। जो कर सकता है फटाफट चेक करो, जिसको थोड़ी हिंट चाहिए वो हिंट पे सुन लो, ठीक है। आपके 2 केसेस हैं। पहला केस आपका मैक्सिमम मोमेंट निकालना है आपका 5 मीटर की डिस्टेंस पे, तो आपको सेक्शन गिवन है, तो फॉर दिस सेक्शन आपको आईएलटी ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉर दिस सेक्शन आपका आईएलटी क्या बनेगा? आपका 5 मीटर डिस्टेंस पे आप एक ट्राइंगल बनाओगे, राइट, और एक आपका सेंटर ले बनता है ट्राइंगल, ठीक है। सेम अब आपका हमने ऐसे ट्राइंगल बनाया था अभी यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में हमने आपका इसको z माना था ना, आपका z माना था, तो यहाँ पे वो z की वैल्यू गिवन है, वो 5 गिवन है आपको z की वैल्यू, ठीक है। और ये टोटल आपको कितना है, 20 मीटर का स्पैन है, तो आपने यहाँ पे ये 15 मीटर गिवन है, ठीक है। तो z l माइनस z लिखते हैं ना आपका, तो z कितना है आपका 5 है और l माइनस z कितना है 15 है, और डिवाइडेड बाई 20, तो इसकी हाइट कितनी है आपकी 5 इंटू 15/20। सेम आपकी सी पॉइंट में मिलेगी आपको 5 इंटू 15/20। ये आपके इनके ऑर्डिनेट्स मिल गए आपको, है ना। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव कैलकुलेट करना है और नेगेटिव कैलकुलेट करना है। तो फॉर पॉजिटिव मैक्सिमम मोमेंट आपका जो लोड है वो आपका कहाँ पे होना चाहिए? सेक्शन के ऊपर होना चाहिए, राइट, 5 मीटर की डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इस लोड की इस वाली लेंथ से, जो आपकी ये लेंथ है ऑर्डिनेट की, जो हमने आपका पॉइंट लोड में किया था,
एंड फॉर नेगेटिव आपका लोड कहाँ पे होना चाहिए, क्राउन के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका लोड, और उसकी मल्टीप्लाई करके इस ऑर्डिनेट से, ठीक है। तो इन दिस केस आपको जो फर्स्ट केस है यहाँ पे आपको z की वैल्यू गिवन है 5 मीटर, यहाँ पे ये डिफरेंस है। एंड जो सेकंड केस है वो आपका एब्सोल्यूट वाला केस है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको z की वैल्यू अननोन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको z की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आपको कैलकुलेट नहीं करनी है तो हमने आपका डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। तो वहाँ पे आपका z कितना आया था, आपका आया था 0.2113 L आया था। तो आप यहाँ से z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, एंड देन फॉर दिस z की वैल्यू आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसकी इक्वेशन भी चाहो तो आप वहाँ से याद कर सकते हो। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आपको थोड़ा इफेक्टिवली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ये फॉर्मूलेस याद नहीं है, z की वैल्यू याद नहीं है ना, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आपका आया था, ये आया था आपका 0.096225 WL आया था आपका, ठीक है। तो आपको z का फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट के फॉर्मूले भी निकाल के रख के आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। W आपको पता है कितना है, यहाँ पर कितना है 300 है, और L कितना है 20 है। तो यहाँ से आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो या तो आप इन फॉर्मूलेस को याद कर लो, या फिर जो हमने कल किया था उस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई करो, है ना। तो इफेक्टिव क्या है, आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे। हाँ नरेश। सर मैं ये बोल रहा था हाँ कि एब्सोल्यूट तो ये फॉर्मूला होगी, और जिस सेक्शन पे पूछ रहा है वहाँ पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट होगा ना। हाँ बिल्कुल। अगर आपको एब्सोल्यूट का मतलब सर ओवरऑल होता है ना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आपको सेक्शन नहीं पता है ना। आपको ऐसा कोई सेक्शन नहीं दिया है उसने कि इस सेक्शन के लिए निकालो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। आपसे वो पूछ रहा है कि पूरे बीम में किस सेक्शन में, हाँ पूरे आर्च में किस सेक्शन के लिए आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है ना। तो ना ही उसने आपको लोड पोजीशन गिवन होती है इस केस में, और ना ही आपको सेक्शन की पोजीशन गिवन होती है। और इन दिस केस आपको सेक्शन गिवन है, केवल आपको लोड पोजीशन का ध्यान रखना है ना। और यहाँ पे आपके दोनों अननोन रहते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप इफेक्टिवली कर सकते हो। फॉर्मूले याद हैं तो आप फॉर्मूले की हेल्प से इजीली कर सकते हो, आपका टाइम भी सेव होगा। पर उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, है ना। तो फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका इससे गलतियाँ होने के चांसेस कम रहेंगे और आपका जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इन फॉर्मूलेस को आप याद रख लेना, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। तो आप सेक्शन वाला भी आप फॉर्मूले से हेल्प, इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमने आपका एक जनरल बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन भी ड्राइव की है वहाँ पर फॉर एनी सेक्शन z। वहाँ पे आप z की वैल्यू 5 पुट करोगे तो आपको वहाँ से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। इस तरीके से निकाला dt2 माइनस dt1 d1 d2 से, तो 3.75 से माइनस किया तो आपका 1.875 आया, आपने w से मल्टीप्लाई किया, आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आया। देन सेम आपने नेगेटिव मोमेंट निकाला, उसके लिए आपको cc1 चाहिए था, cc1 आपने कैसे निकाला, cc2 माइनस cc1 c2 से करा। सेम आपने यहाँ पे वैसे ही करा जैसे आपने ऊपर करा था। यहाँ पे आपका 1.25 आया, आपने उसकी मल्टीप्लाई 300 से करी तो आपका 375 आंसर आ गया। देन आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट निकाला। फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट आपका z की फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, आपने l की वैल्यू पुट करी, आपका z की वैल्यू आई 4.226 मीटर। मतलब आपका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा होगा वो आपको लेफ्ट हैंड साइड से इतनी डिस्टेंस पे मिल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है 0.096225 WL। यहाँ पे आपने W की वैल्यू पुट करी, L की वैल्यू पुट करी, आपको मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट मिल गया। सेम आपने एब्सोल्यूट नेगेटिव मोमेंट भी निकाल दिया WL/16 से, तो आपको वो 375 मिल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अगर किसी को